बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा जी, आज का लेक्चर हम इनिशिएट करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग को पता है कि सबसे पहले जो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो लगाना शुरू कर दें। वेरी गुड, आपने शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। चलें जी। सो टुडेज लेक्चर इज रिगार्डिंग बायोएथिक्स। So you people know very well what is bio. Biology is the study of living organisms. ठीक है जी। And what is ethics? Ethics involves the set of rules or values that a society has agreed, that is regarding human rights. अब क्या है बेसिकली कि वो हमने जो एक सोसाइटी के अंदर प्लान किए होते हैं ज़ाब्ता इखलाक, कि हमने अगर कहीं से किसी के घर में जाना है तो दरवाज़ा नॉक करना है, बगैर नॉक किए किसी के घर में नहीं जाना, किसी की चीज़ जो है वो बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करनी, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी की अपना जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी बिला वजह, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये सारे क्या है, दीज आर एथिक्स। ठीक हो गया जी। सो जो जो रूल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एथिक्स। अब बायो एथिक्स क्या है? यही जो एथिक्स हैं, अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस और मेडिकल साइंसेस के अंदर इनको डिस्कस करें तो दीज आर कॉल्ड बायो एथिक्स। फॉर एग्जांपल, बीइंग मेडिकल के एंगल से अगर मैं बात करूं कि आप फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो किसी मरीज का अगर फॉर एग्जांपल उसकी स्कैनिंग करता है या उसका कोई भी किसी भी किस्म का अल्ट्रासाउंड या कोई टेस्ट करता है, तो ये डॉक्टर पे कंपलसरी है कि वो पेशेंट से पूछे बगैर उसकी जो रिपोर्ट है वो किसी दूसरे को ना दिखाए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर्स के पास जो पावर्स हैं उनको यूज करते हुए उसको चाहिए कि वो पेशेंट को पेशेंट को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उसको प्रॉपरली हील करे, उसकी ट्रीटमेंट करे। ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर या लैब्स के अंदर जो है वो जो बेसिक एथिक्स होते हैं कि कोई एक बंदा रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च करके बाहर गया, उसके जो सैंपल्स पड़े हैं, तो आपने उनके सैंपल्स को ना ही टच करना है, ना ही डिस्ट्रॉय करना है, ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाना है। ठीक हो गया जी। ना ही उसकी जो सैंपल में से या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे बगैर पूछे आपने यूटिलाइज करनी है। ठीक हो गया जी। तो समझ आ गया बायोएथिक्स की क्या होता है बेटा? जी सर। ओके जी। तो बायोएथिक्स जो है पहले इनिशियली जो है जस्ट मेडिकल एथिक्स होते थे। पहले जो है जस्ट क्या होते थे, मेडिकल एथिक्स होते थे। और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था वो अपनी जो पावर है उनको यूज करता था टू बेनिफिट द सिक, to heal him and not to harm him, to preserve life or to keep confidential information। ठीक हो गया जी। सो ये सारे उसके जो डॉक्टर्स थे के एथिक्स होते थे। सो उसके बाद जो है मेडिकल एथिक्स के बाद जो है न्यू टर्म आई जो कि बायो एथिक्स की थी। बिकॉज जैसे मेडिकल के अंदर ये सारा कुछ हमें चाहिए, इसी तरीके से जब हमने अदर अदर देन ह्यूमंस या किसी एनिमल्स पे वर्क करना है या प्लांट्स पे वर्क करना है, तो इन दैट केस भी हमें कुछ एथिक्स चाहिए। तो पहले मेडिकल एथिक्स आए, उसके बाद जब हमने ह्यूमंस पे, जब हमने एनिमल्स पे और प्लांट्स के ऊपर लैब के अंदर वर्किंग शुरू की, तो अब जो है वो बायो एथिक्स आ गए। ठीक है जी। तो ये जो टर्म है ये 1970s के अंदर क्वाइन की गई फर्स्ट टाइम बायो एथिक्स की। और बायो एथिक्स जो है ये इसेंशियल पार्ट जो है वो बन चुका है इस वक्त। यही जो डॉक्टर्स की जो हमने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी या जो उसकी एथिक्स थे, वो बायो एथिक्स का कंपल्सरी पार्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद ये क्लियर हुआ कि ये जितने जो हम अभी तक मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं, दीज आर नॉट सफिशिएंट। हमें इसके अलावा भी कुछ और एथिक्स बनाने की जरूरत है। तो उसके बाद फिर जो है बायो एथिक्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया। क्या होगी इसकी डेफिनेशन है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मॉरल डायमेंशन। कोई भी मॉरल डायमेंशन, मॉरल का मतलब होता है इखलाकी, इखलाकियात की जो एक सिस्टमैटिक स्टडी है, दैट इज कॉल्ड बायोएथिक्स। सो ये एक साइंस का न्यू डिसिप्लिन बन गया।
अब जो मॉरल डायमेंशन है उसमें क्या है, मॉरल विजन है, डिसीजंस हैं, कंडक्ट है और पॉलिसीज है। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल्स जो है इसकी क्या हो सकती हैं बायोएथिक्स की, कहाँ कहाँ पे बायोएथिक्स के जो कंसर्न्स हैं वो आ सकते हैं। बिकॉज जो इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं दैट कैन अफेक्ट ह्यूमंस, वो ह्यूमंस की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है और उसके इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है और पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकती है। सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के अंदर जो है वो कॉटन लगती थी, आप वहां पे एक ऐसी मेज की वैरायटी लेके आ गए जिस जो कॉटन से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है, तो अब क्या होगा, लोग जो है वो कॉटन को छोड़ के मेज को लगाना शुरू कर देंगे। नुकसान उससे क्या होगा कि वो लोग जो कॉटन के बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है उनका नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल जिन्होंने जिनिंग मिल्स लगाई हैं, जिन्होंने ऑयल निकालने की मिल्स लगाई हुई हैं, जिन्होंने कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, तो वो क्या होगा, वो सारे नुकसान में जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सोसाइटी को भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी अफेक्ट कर सकती है। सो इश्यू कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल प्री बर्थ जेनेटिक टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल एक जो है ना अभी बेबी जो है ना उसकी बर्थ नहीं हुई, तो उससे पहले ही जो है ना उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाए कि आया उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं, कोई जेनेटिक इश्यू तो नहीं, सो दैट कि अगर पता चल जाए कि उसमें जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसकी फेट को डिसाइड किया जा सके वेदर उस बेबी को बर्थ देनी है या नहीं। राइट। तो ये एथिकल इशू है। ठीक हो गया। इसके ऊपर जो है ना वो बैन है ये इस वक्त, टेक्निकली ये बैन होना चाहिए जेनेटिक टेस्टिंग प्री बर्थ जो है। हाँ, बर्थ के बाद टेस्टिंग करें, नो प्रॉब्लम। सेकंड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, किसी भी ह्यूमंस के अंदर कोई न्यू जीन इंसर्ट करना ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि उन जीन्स का इफेक्ट क्या आता है, जैसे हम प्लांट्स के अंदर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी जो है प्रॉपर बायो एथिकल कमेटी होती है एक, उससे हमने अप्रूवल लेना होता है। बायो एथिक्स को डील करने के बाद ही हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेम सेल थेरेपी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेम सेल जो है वो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी करनी है तो उसके लिए भी बायो एथिक्स में आती है ये चीजें। इसके अलावा है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली क्या है कि जो एक स्पीशीज से ऑर्गन लेके दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर करना, दिस इज कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक हो गया जी। सो इसके लिए भी बायोएथिकल अप्रूवल चाहिए। इसके अलावा एनिमल रिसर्च के अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स यूज होते हैं, जैसे कि लैब रैट्स हैं, माइस हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, तो उनको यूज करने से पहले भी आपको बायोएथिकल जो है ना बायोएथिक्स से डील करना पड़ता है। चार प्रिंसिपल्स हैं बायोएथिक्स के। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब है कि क्या जो जो भी आपने डिसीजन लिया है या जो बायोएथिक्स है वो क्या इंडिविजुअल के ऊपर ही बेस करेगा, या एक इंडिविजुअल से हमने अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर वर्क करने की परमिशन ले ली तो क्या वो हम तमाम इंडिविजुअल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन वन के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो ह्यूमन वन से आपने उसकी अलहदा से बायोएथिक्स की अप्रूवल लेनी है, और अगर ह्यूमन टू के ऊपर करना है तो उसके लिए अगेन अलहदा से उसकी अप्रूवल लेनी है। सेकेंड है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियल का मतलब ये है कि बायो एथिक्स जितने भी हैं वो बेनिफिशियल, उनका जो रिजल्ट है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं तो बायो एथिकल अप्रूवल तभी मिलेगा अगर आपकी नीयत साफ है, अगर वो बेनिफिट के लिए है, किसी भी चीज की इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है जी। थर्ड क्या है, नॉन मेलिफिशेंस, यानी कि हार्म नहीं पहुंचाना। अगर आपने थर्ड जो है कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, या ये आपने बायोएथिक्स के अंदर ये आपको बताना पड़ता है कि इस काम से किसी को नुकसान नहीं होगा। और जस्टिस, जस्टिस का मतलब है कि आप उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बायोएथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। ऑटोनॉमी, हाउ इंडिविजुअल से अप्रूवल लेनी है जिसको भी एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, और उससे किसी को बेनिफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, और जस्टिस होना चाहिए। एग्जाम्पल जो है इसकी जो है फर्स्ट टाइम
जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर बायोएथिक्स के अंदर इश्यूज आए थे या बायोएथिक्स के रिलेटेड जो फर्स्ट जो है रिसर्च स्टार्ट की गई थी जिसमें बायोएथिक्स को यूज किया गया था, दैट वाज रिगार्डिंग ट्रायल ऑफ साइफिलस। साइफिलस जो है एक बैक्टीरिया, एक वायरस है जो कि प्रॉब्लम काज करता है। दे वांटेड टू सी द एवोल्यूशन ऑफ द डिजीज एंड फाइंड एन अल्टरनेटिव टू पेनफुल ट्रीटमेंट। ठीक हो गया जी। ये साइफिलस वायरसेस जो हैं वो एक काफी नुकसान पहुंचाता है ह्यूमंस को, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा पेनफुल थी। ठीक हो गया जी। सो उसके लिए जो है अपना काफी ज्यादा इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे और वो उसमें काफी ज्यादा जो है वो पेन भी होती थी। तो एक उसके लिए अल्टरनेट वे ढूंढने के लिए लोगों को उस वायरस से जानबूझ के इन्फेक्ट करवाया गया, यानी कि उनमें डिजीज फैलाई गई। ठीक है ना। तो यहाँ से फिर बायोएथिक्स के कंसर्न शुरू हुए कि हमें क्या हम किस इंडिविजुअल को यूज कर सकते हैं ट्रायल के लिए और किस इंडिविजुअल को नहीं कर सकते। हमें इंडिविजुअल्स को बताना लाजमी है पहले। ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसा आपने काम करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल्स को पहले आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको पहले बताना है और उसके बाद आप ये ट्रायल कर सकते हैं। सो ये सारा बायोएथिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ मजीद प्रिंसिपल्स भी हैं बायोएथिक्स के रिलेटेड, दैट इज रिगार्डिंग काशन, और इसके अलावा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा लास्ट है रिस्पेक्ट फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि जिस इंडिविजुअल के साथ आप जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उसको आप पहले इंफॉर्मेशन देंगे, आप उसको बताएंगे कि आपको मैं ये ट्रीट करना चाह रहा हूँ, इससे ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये जो है थोड़ा सा बायोएथिक्स के रिलेटेड था। इसके मतलब कोई बात आपने किसी ने पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है। बायोएथिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और बायोएथिक्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा बायोएथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, दैट्स ऑल। ओके है जी। चलें। इसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन वो भी इसी तरीके का जनरल टॉपिक है, that is public acceptance and impact of biotechnology in improving the livelihood। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है और उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस कैसे कितनी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है सबको पता है। ठीक है जी। इसमें कोई मजीद जो है ना इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कंज्यूम्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल्स एवरी डे। फॉर एग्जांपल सोयाबीन जो है वो 56% जो सोयाबीन है वर्ल्ड की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ऐसे ही मेज जो है वो तकरीबन 30% जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ऐसे ही कॉटन जो है वो 20% से ज्यादा जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ऐसे ही टोमेटो है, पोटैटो है, ऐसे ही ब्रिंजल्स हैं, चिलीज हैं, बाकी जो क्रॉप्स हैं दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो इस वक्त जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2003 के अंदर 167 मिलियन एकर्स के ऊपर लगाए गए, यानी कि 15% जो है वो इंक्रीज देखी गई प्रीवियस ईयर से। ठीक है जी। इसके अलावा जो नेशनल कमेटी ऑन बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है उन्होंने कहा कि ये हर साल 25 बिलियन डॉलर्स जो है उसकी इनकम हर साल ये देगा बायोटेक्नोलॉजी जो है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, 1996 के अंदर 1.7 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी और जीएम क्रॉप्स जो वो लगती थी, और इस वक्त 2018 के अंदर जो है 191.7 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इस वक्त क्रॉप्स जो है वो लगाई गई, और इस वक्त 2021 के अंदर अराउंड 200 मिलियन प्लस है। ये जो हेक्टेयर है टोटल 200 मिलियन हेक्टेयर प्लस एरिया जो है वो जीएम क्रॉप्स के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ना कि जो कॉटन है इस वक्त वो तकरीबन मोर देन 95% जो है वो कौन सी वाली यूज होती है, बीटी कॉटन यूज हो रही है। ऐसे ही मेज की सिचुएशन है, 40-50% जो मेज है वो बायोटेक्नोलॉजी और जीएम क्रॉप है। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज के अंदर इससे भी ज्यादा है। ठीक हो गया ना।
तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने ह्यूमंस की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आई, इंसेक्ट रेजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट आई, वीड रेजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट आई, ऐसे ही क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई, जैसे हमने बात की थी गोल्डन राइस की, ठीक है ना? तो हमने उसमें बायो फोर्टिफिकेशन या उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? मीन्स के जैसे हमने चूंकि इसको बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ आपको पता है ना, जब कोई भी न्यू चीज़ आती है तो वो बेनिफिट्स के साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसे ही कुछ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ जो है वो नुकसान हैं या कुछ उसके प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें डील करनी। इसीलिए जो पब्लिक है उसके भी कंसर्न्स हैं कि इसमें कोई हमें नुकसान तो नहीं है, तो उसके रिलेटेड भी हम अभी डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स हैं जैसे आपको पता है कि जो कॉटन है फॉर एग्जांपल या मेज है, उसका जो पोलन है वो अदर कॉटन की स्पीशीज तक भी चला जा सकता है। ऐसे ही मेज का जो पोलन है वो भी दूसरी मेज तक भी जा सकता है। यानी कि जो ट्रांसजेनिक या जो जीएम क्रॉप है, उसका जो पोलन है या उसका जो जीन ट्रांसफर है, वो अदर क्रॉप्स तक भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने उसको कैसे स्टॉप करना है। यानी कि ट्रांसजेनिक या जीएम क्रॉप से जो जीन है वो दूसरी क्रॉप्स में कैसे ट्रांसफर होने से बचाना है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका उसको हमने कैसे टेक केयर करना है। ऐसे ही ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इनको कैसे हमने इन इस एक्सपेंसिव को कैसे मीट करना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है एथिक्स के रिलेटेड और सेफ्टी के रिलेटेड भी जो है जीएम क्रॉप्स के ऊपर काफ़ी कंसर्न्स हैं। इनके ह्यूमन अगर एज़ अ फूड यूज़ करना है इसको, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो जो जीन है, जो हमने किसी बैक्टीरिया से निकाल कर एक प्लांट में या वीट में या कॉटन में या मेज में इंसर्ट की, वही जीन जब उस मेज या उस वीट को ह्यूमंस खाएंगे तो ह्यूमंस के ऊपर क्या नुकसान आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस जीन का। ठीक हो गया जी। सो ये भी कंसर्न्स हैं काफी सारे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ठीक हो गया। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस कैसे होती है और उसमें एक्चुअली हम करते क्या हैं। ठीक है जी। सो ये भी एक काफी बड़ा कंसर्न है बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अलावा कुछ पब्लिक कंसर्न्स हैं कि जीएम क्रॉप सेफ, क्या वो ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सेफ है। इज दिस द सॉल्यूशन टू वर्ल्ड हंगर, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है हंगर जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर हंगर एक बहुत बड़ा इशू है। तो चूँकि जीएम टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, तो क्या ये सॉल्यूशन है हंगर का? ये पब्लिक कंसर्न है। इसके अलावा इज़ इट एथिकल टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ प्लांट? अब इसमें बायो एथिक्स आ गई कि क्या किसी भी प्लांट का जेनेटिक मेकअप उसका चेंज करना, उसके जीन्स को चेंज करना, क्या ये एथिकल है? और इसके अलावा क्या जीएम टेक्नोलॉजी सेफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सॉइल इरोजन तो नहीं होती इसमें, फ्यूल कंजम्पशन को कम करेगी या नहीं करेगी? क्या इसमें ये सारे पब्लिक कंसर्न्स हैं। सो इन पब्लिक कंसर्न्स को डील करने के लिए एक सर्वे किया गया। ठीक हो गया जी। सो वो सर्वे हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ज़रा मज़ीद जो कुछ कंसर्न वो भी डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मूवमेंट ऑफ जीन्स टू कन्वेंशनल क्रॉप्स, यानी कि जीएम क्रॉप से जो जीन्स हैं वो कन्वेंशनल क्रॉप्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा जो जी ये एक कुछ स्टडीज के अंदर ये फाइंड किया गया कि जो जीन्स इन जीएम क्रॉप्स के अंदर इंसर्ट की गई हैं, उनको ह्यूमंस जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर एक पोटेंशियल इफेक्ट है। इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट है
कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता था कि आज से 10 साल पहले जो कॉटन है वो कन्वेंशनल कॉटन होती थी, उसमें डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट वैरायटीज होती थी। अब क्या है कि अब जो है मोर देन 90% एक ही वैरायटी है और वो बीटी कॉटन है। ठीक हो गया ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो पहले काफ़ी सारी वैराइटीज़ जो है वो लगाई जाती थी, अब वो काम खत्म हो गया। अब एक ही किस्म की वैराइटी है बीटी कॉटन या जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी कि उतनी ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट काइंड की अगर वैराइटीज़ होंगी, तो अगर किसी एक वैरायटी को कोई प्रॉब्लम आता भी है तो बाकी वैराइटीज सर्वाइव कर सकेंगी। लेकिन जब आपके पास एक ही किस्म की वैरायटी हो और उसमें ही प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, सारी की सारी क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो ये कुछ जो है कंसर्न्स हैं जो ह्यूमंस के ऊपर हैं और इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और कंसर्न्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम ऐड करते हैं, इसके अलावा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ऐड करते हैं। अब ये जितने एंटीबायोटिक आपको पता है एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आपको पता है कि वो जो जड़ी बूटियां हैं उनको किल करने के लिए यूज होती हैं। और ऐसे ही इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो इंसेक्ट को किल करने के लिए या इंसेक्ट के अगेंस्ट होती हैं। सो अगर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा कि कोई भी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया जी। ऐसे ही इंसेक्ट वाली है, जो अगर इंसेक्ट के अंदर वो रेजिस्टेंस की जीन आ गई तो वो इंसेक्ट हम किल नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जो हर्बिसाइड वाला जो रेजिस्टेंस का जो जीन है, अगर वो जीन वीड्स के अंदर आ जाए तो उससे नुकसान क्या होगा कि एक ऐसी वीड पैदा होगी जो किसी भी केमिकल से किल नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये भी सारे कंसर्न्स हैं कि जो जीन हम खुद से इंसर्ट करते हैं, वो जीन जो है वो आगे कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। अब ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके कुछ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। वो सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम जीन कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी यूज करें, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करें। हम जो जीन है वो डीएनए के अंदर इंसर्ट नहीं करते, हम वो जीन कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि आपको पता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो जीन ट्रांसफर होगा वो सिर्फ पोलन के थ्रू होगा और कोई सोर्स नहीं है। पोलन के अंदर आपको पता है कि जो पोलन है उसके अंदर सिर्फ डीएनए जाता है या न्यूक्लियस जाता है। बाकी जो है वहां बाकी जो भी आप कह सकते हैं कि जो आपका जो बाकी साइटोप्लाज्म है वो नहीं जाता, वो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है ना? तो अगर हम वही जीन क्लोरोप्लास्ट के जो जीन्स हैं वहां पे ट्रांसफर कर लें तो ये काफी बेनिफिट हो जाएगा हमें। अच्छा, दूसरा मेल स्टेरिलिटी काज कर दें, ये कि उस प्लांट में पोलन प्रोड्यूस ही ना हो। थर्ड, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी यूज कर लें। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का आपको पहले ही पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 साल जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वो वही जो प्रोडक्शन। प्लांट है, वो जो सीड हमने प्रोड्यूस किया वो नेक्स्ट ईयर ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर नेक्स्ट ईयर सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। सो थर्ड सोल्यूशन ये है। और लास्ट सोल्यूशन क्या है कि हम कोई वैरायटी बनाएं और हम एपोमिक्सिस यूज करें। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जैसे वेजिटेटिव ट्रांसफर जो है ना होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि जो शुगर केन है, शुगर केन कैसे ट्रांसप्लांट किया कैसे उसका नया लगाया जाता है, वही जो शुगर केन की स्टेम है उसी को कट करके हम लगा देते हैं। ठीक है ना? ये को उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसे ही एपोमिक्सिस जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पोलन के बगैर जो है वो न्यू सीड बन जाता है। ठीक है जी। सो ये एपोमिक्सिस है। सो ये कुछ उसके सॉल्यूशन है। लेकिन अभी भी जो ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट हैं, ये तो हमने बात की है। ये जो कंसर्न्स आए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनके रिलेटेड हमने बात की है। जो ह्यूमंस के कंसर्न्स हैं उसके रिलेटेड अब तक हमने बात नहीं की। तो उसके रिलेटेड जो ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसके रिलेटेड यूएसए में, ऐसे ही इंडिया में, यूके में, यूरोप के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो ये एक सर्वे किया गया
अब वो उस सर्वे के अंदर हुआ क्या, उस सर्वे के अंदर जो है ना वो लोगों से पूछा गया कि आपने जीएम फूड्स के रिलेटेड आपके क्या जो है ख्यालात हैं। तो 14% ने कहा कि जीएम फूड एक अच्छी चीज है, 40% ने कहा कि ना ही अच्छी है ना ही बुरी है, 40% ने कहा कि इट वाज अ बैड थिंग, और 6% ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि जीएम क्रॉप क्या होती है। ठीक है जी, सो दैट मीन्स कि एक ह्यूज क्वांटिटी और एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि समझती है कि जो जीएम क्रॉप है दैट इज अ बैड थिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो है यहाँ से हमने आइडिया लगाना है कि क्या जीएम क्रॉप जो है उसको अपोज किया जाए। मोर देन हाफ जो है 50% से ज्यादा जो पब्लिक है उसको नहीं पता था कि इसको अपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस उनको ये पता था कि इट इज नॉट गुड। अब उसको अपोज भी करना है या नहीं, दे डोंट नो। अच्छा जी, अब आ जाए बेनिफिट और रिस्क जो है। 42% जो है ना वो समझते हैं कि जो जीएम क्रॉप है उसका रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट से उसका रिस्क ज्यादा है। 23% ये समझते हैं कि वो सेम है, यानी कि उतना ही बेनिफिट है उतना ही रिस्क है, और 20% जो है वो कहते हैं कि नहीं बेनिफिट ज्यादा है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से 85% जो पीपल्स हैं वो समझते हैं कि हमें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसका हमें नहीं पता, बायोटेक्नोलॉजी का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसका नहीं पता। 85% लोग जो है वो ये कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे इन्वायरमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसके लिए किसी बंदे को कोई नहीं पता था कि इसके फ्यूचर बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। सो दैट मीन्स के मोस्टली लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड पता ही नहीं है। अच्छा जी, और इसके साथ जो है 90% जो लोग हैं उस सर्वे के दौरान उन्होंने कहा कि आप जो भी फूड हमें मार्केट्स में दें उसके ऊपर लिखा हो कि ये जीएम क्रॉप है या नहीं, ताकि जो लोग जीएम क्रॉप लेना चाहते हैं वो ले लें, जो नहीं लेना चाहते वो ना लें। और 26% जो है उन सिर्फ 26% लोगों को पता है कि जो फूड है उसके अंदर जीएमओज हैं, बाकियों को पता ही नहीं है कि जीएमओ भी कोई चीज है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैं। सेफ्टी कंसर्न्स का मतलब ये है कि जो क्रॉप्स है उनका हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट होता भी है या नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है एक जो है ना वो प्रॉब्लम आया था जिसका नाम था पुसदिटाई अफेयर। पुसदिटाई जो है ना एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने जो जीएम क्रॉप है वो उसने लैब के अंदर जो रैट्स हैं उनको खिलाई, और उसने ये उसके बाद फाइनल अपना रिजल्ट या कंक्लूजन दिया कि जो जीएम क्रॉप है उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है जी। तो इस वजह से लोगों ने उसके जो रिपोर्ट है उस वजह से लोगों के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने रिएक्शन दिया कि अगर ऐसे कंसर्न्स हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की जो क्रॉप्स हैं उनको स्टॉप किया जाए। तो उसके बाद फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा चेक किया गया तो रिजल्टेंटली पता चला कि उसके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फ्लॉज थे, यानी कि सर उसका जो लेक्चर रिजल्ट। का टाइम खत्म हो गया। जी जी। जी बेटा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्सीज हैं। मोनाज बटरफ्लाई का फेयर था, तो मोनाज बटरफ्लाई को जब जीएम मेज के ऊपर जो है ना उनको फीड करवाया गया तो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए। ठीक सर है ना। लेक्चर सब हमारे प्रीवियस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होंगे जी जी, या 9:40 पे एंड होगा। रमजान वाले ही नहीं जो बेटा, टाइम टेबल है उसके 9:40 पे एंड अकॉर्डिंग? होगा। जी सर ठीक है। जी जी। ये अब अगेन पुराना टाइम है, 50 मिनट्स पर लेक्चर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक जो है ना मोनाज बटरफ्लाई का फेयर आया कि जो जीएम मेज है उसका जो जीन है वो ट्रांसफर हो रहा है मोनाज बटरफ्लाई में, और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअली जो मोनाज बटरफ्लाई है वो मिल्क वीड, एक किस्म की वीड है, जड़ी बूटी है, उसके ऊपर फीड करती है, मेज के ऊपर तो फीड वो करती नहीं है। ठीक है ना। तो ये इससे उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनके अंदर
टॉक्सिसिटी आ गई है बटरफ्लाई के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेज से जो जीन है वो वीड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो डायरेक्टली मेज को यूज नहीं करती, ना ही उसको मेज को ईट करती है, ठीक हो गया? तो ये थोड़ा-सा जो है ना इसके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम आया, इसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि अगर ऐसा इश्यू है दैट मीन्स कि जो मेज़ है उधर से जीन जो है वो वीड्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी? सो इसके बाद जो नेक्स्ट इश्यू था जो लोगों को बिग कंसर्न था दैट वाज़ रिगार्डिंग टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। जैसे हमने कहा कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी बैन है पाकिस्तान में, आपको पता है, उसकी मेजर वजह ही यही है कि जो लोगों का कंसर्न है कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कंपनीज इसलिए यूज करते हैं ताकि हर दफा न्यू सीड खरीदा जाए और उनका बिजनेस जो है वो चलता रहे और बिजनेस उनका इम्प्रूव हो। सो लोगों ने ये भी कहा कि ये चूंकि अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं इसलिए इन्होंने टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी यूज की है। फिर बाद में जब वो लोगों को सेटिस्फाई किया गया या उसके अंदर डिफरेंट जब वो ये बात लेटर्स लिखे गए, डिफरेंट स्पीचेस हुई कि ये हमारा कंसर्न जो है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का वो एक्चुअली जीन का ट्रांसफर रोकना है, ठीक है जी? इसमें कोई बिजनेस करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो लोगों का कंसर्न है, ठीक है जी? सो इन सारे कंसर्न्स के बावजूद भी अभी तक जो है हम 100% सर्टेन या क्लियर नहीं है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ये सेफ है या नहीं है। अभी तक की जो एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो लोगों की अपनी परसेप्शंस हैं, जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि ये जो अपना जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको यूज़ ना किया जाए। अभी साइंटिफिकली कुछ भी प्रूव नहीं है। किसी किस्म का कोई नुकसान अभी तक नहीं पता चला, किसी किस्म का कोई जीन ट्रांसफर की एविडेंस नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें पता चला। ठीक हो गया जी। सो कंक्लूजन के अंदर मैं आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर जो है नॉर्मन बोरलॉग जिसने ग्रीन एवोल्यूशन जो लेके आया था, उसकी कोट मैं बताता हूँ। उसने कहा जी कि पिछले 10 साल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने जितनी इम्प्रूवमेंट की है, हम ये कह सकते हैं कि ये सेफ है और आने वाले वक़्त में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो फार्मर्स तक बहुत ज़्यादा पहुँचेंगे और फार्मर्स को चाहिए कि वो ओल्ड मेथड्स को छोड़ के न्यू मेथड्स को यूज़ करें ताकि फ्यूचर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो प्रिजर्व हो और फूड प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो और हम अपनी डिमांड्स को भी मीट कर सकें। ठीक हो गया जी। सो कंक्लूजन क्या है बेसिकली कि ये जितने भी ह्यूमंस के या पब्लिक के कंसर्न्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, बातें हैं, उसके अंदर अभी तक कोई रियलिटी नहीं है। ठीक हो गया जी। सो बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने हेल्थ को इम्प्रूव किया है, उसने लोगों के रहन सहन को, लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया है, उनकी इकोनॉमिक को इम्प्रूव किया है, ठीक है जी। सो उसने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। सो उसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो उसके मुतालिक जो उसके अगेंस्ट जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो सारे सिर्फ़ बातें हैं, अभी तक उसमें से कुछ अप्रूव नहीं हुआ, कुछ प्रूव नहीं हुआ अभी तक। सो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।